शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये कहना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। ये बात बहुत ही पुरानी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आज भी महत्व रखता है। तो बात कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के हो रहा था। किस तरीके का प्रॉपर्टी? आम जनता के प्रॉपर्टी, आप और हम जैसे लोगों का प्रॉपर्टी। क्या इसके ऊपर सरकार जन कल्याण हेतु अधिग्रहण कर सकती है? दैट वॉज द क्वेश्चन। ये नया जजमेंट एक बहुत ही बड़ी नया रूलिंग बनने वाला है, जो भारत के हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। 7 न्यायमूर्ति एक तरफ और 2 न्यायमूर्ति एक तरफ, इस तरीके से बढ़ जाता है। वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहले जानेंगे अभी क्या हुआ है, पहले क्या था, और जानेंगे कानून क्या मौजूद है इसमें, क्या इम्पैक्ट रहेगा आम जनता के जिंदगी में ये जजमेंट का। जनरली प्रॉपर्टी को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक है पब्लिक प्रॉपर्टी और एक है प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि किस प्रकार की प्रॉपर्टी है ये दो। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सरकार जो अपने काम में लगवा सकते हैं, पार्क हो गया, सड़क बन गया, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, ये सब कुछ। और दूसरी ओर प्राइवेट यानी कि आप और हम जैसे लोगों का जो संपत्ति है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। और यहीं पर जो सवाल है, क्या सरकार ऐसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार अधिग्रहण करके मानव कल्याण के लिए कोई काम वगैरह कर सकते हैं क्या? इसको ही ले करके एक केस चल रहा है 1991 से, और आज आ करके जिसके ऊपर जजमेंट पास किया जा रहा है। तो मुद्दा कुछ यूं है, महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976, ये पर्टिकुलर कानून के अंदर मान लीजिए ऐसे एक पुराना मकान जो अभी टूट के गिरने ही वाला है, एकदम वो खंडर बन गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके गवर्नमेंट रिपेयर, रेस्टोरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सरकार डेवलपमेंट वर्क आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तक तो बात बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन आगे चल करके सरकार यही कानून के अंदर एक चैप्टर 8A करके एक और नया चैप्टर जोड़ देते हैं, जिसके तहत सरकार अभी वो प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी को भी अपने कब्जे में लेकर के जन कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चैप्टर के अंदर मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड प्राइवेट ओन प्रॉपर्टी को अक्वायर करने लग गए थे 70% सम्मति के साथ। मतलब 70% लोगों का सपोर्ट मिलना पड़ेगा, उसके बाद ही सरकार संपत्तियों को अक्वायर कर पाएंगे। तो MBRR बोर्ड ये करने लग भी गए थे। और यहीं पर मुद्दा अब प्रॉपर्टी का नहीं रह करके एक संवैधानिक मुद्दा बन जाता है। यहाँ पर आर्टिकल 39B बीच में आ जाता है भारत के संविधान के। इस कानून में कहा गया है कि सरकार ओनरशिप अक्वायर कर सकता है या फिर कंट्रोल बना सकता है राज्य के सार्वजनिक भलाई के सेवा के लिए वितरित समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण हासिल करने के लिए अनुमति देता है। यानी कि सरकार जनता के भलाई करने के लिए कंट्रोल कर सकता है कोई भी रिसोर्स के ऊपर। अभी यहीं पर जिसके चलते मुंबई सरकार रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में फोर्सफुली कब्जा बनाने, नियंत्रण बनाने लग गए थे। अभी POA यानी कि प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बॉम्बे हाईकोर्ट में जाकर के इस चीज के खिलाफ एक याचिका दाखिल कर देते हैं और कहने लगते हैं ये तो एब्सोल्युटली आर्टिकल 39B का वायलेशन है। 39B के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी इनकॉर्पोरेट होता ही नहीं है। और यहीं पर डिसीजन में कोर्ट का ये कहना था कि याचिका हम लोग खारिज कर देते हैं, क्योंकि सरकार का ये दायित्व है जिन जिन लोगों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में वो कब्जा बनाए हैं उनको एक शेल्टर देना सरकार का दायित्व है। तो ये ऑर्डर दे करके याचिका को खारिज कर दिया जाता है। मैटर आगे चला जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन आगे चल करके ये सरकार का पावर, सरकार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसके ऊपर आ जाता है, जिसके लिए 9 जजों की बेंच बिठाया जाता है। उस वक्त चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी बेंच को लीड कर रहे थे और यहाँ पर जजों के बीच में ही 7:2 में डिसीजन में मतभेद देखा जाता है। ये 2 न्यायमूर्ति में थे, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी एंड जस्टिस नगरथन्ना जी। सुधांशु धूलिया जी को याद रखिएगा। अभी देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोले हर एक प्राइवेट संपत्ति के ऊपर गवर्नमेंट अब से कब्जा नहीं बना पाएंगे। यहीं पर कुछ टेस्ट हम लोग बता रहे हैं, यहाँ पर क्वालिफाई करने के बाद ही कर पाएंगे। अब कैसा टेस्ट, ये रहा आपके सामने। जैसे कि अगर कोई रिसोर्स अगर एक सिंगल इंडिविजुअल के हाथ में कॉन्सेंट्रेट हो जाए, यानी कि उनके हाथ में चला जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा समाज में। अगर वो रिसोर्स का अभाव होने लग जाएगा, स्कैर्सिटी,
तो वहां पर क्या होगा, कुछ टेस्ट इस प्रकार से बताया गया। लेकिन इसके पीछे एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद होनी पड़ेगी, वो है पब्लिक वेलफेयर, जनता की भलाई। सरकार का यहाँ पर स्पष्ट रूप में एक ही चीज कहना था, सरकार इस प्रकार से अधिग्रहण कर सकते हैं क्योंकि आर्टिकल 39 में ये पावर दिया गया। सरकार ये देशवासी के मंगल हेतु बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट बोले नहीं, ये मंगल करने के लिए कुछ कंडीशनों का भी पालना करना पड़ेगा। लेकिन सुधांशु धूलिया जी इनके साथ समर्थन नहीं जताते हैं। इनके द्वारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जताया गया। सदियों पुरानी कुछ जजमेंट है, रंगप्पा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1977। इस केस पर एक बहुत ही फेमस जस्टिस कृष्णन अय्यर जजमेंट पास करे थे। सरकार जनता के भलाई के लिए कोई भी रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल बना सकती है। इसमें कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, दोनों ही आ जाएगा। और ये चीज नेहरू जी के बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट में से एक हुआ करता था। और यहीं पर आगे चल करके इंदिरा गांधी जी बहुत बार संविधान में अमेंडमेंट करे, क्योंकि उस हिसाब से कानून को भी तो बनाना है। तो यहीं पर जानना बहुत ही जरूरी है कि पहले संपत्ति एक फंडामेंटल अधिकार हुआ करता था, यानी कि मौलिक अधिकार के अंदर आता था, लेकिन बाद में चल करके प्रॉपर्टी राइट्स को एक लीगल राइट्स में तब्दील कर दिया गया और कब्जा बनाने के बाद जनता के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी इसको कहा जाएगा। तो कृष्णन अय्यर जी का जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। फिर आगे चल करके एक और केस आया था संजीव कोक करके, वहां पर भी यही जजमेंट का एडॉप्शन देखा गया था। लेकिन 2024 में जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब जो मेजॉरिटी ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर कहा गया कि हर एक इंडिविजुअल ओन्ड प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओन्ड प्रॉपर्टी को मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ कम्युनिटी नहीं बताया जा सकता है। यानी कि कृष्णन अय्यर जी का जो जजमेंट है उसको खारिज कर दिया गया। 9 जजों में से 7 जज यही जजमेंट को समर्थन किए। लेकिन जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का ये कहना था कि देश के रिसोर्सेस का एलोकेशन प्रॉपरली हो, ताकि हर एक लोगों में चीजों का सही अमाउंट पहुंचे। यानी कि किसी के पास 70 लाख, किसी के पास 70 रुपया नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं देखा जाएगा। उनका कहना यह था रिसोर्सेस का सही तरीके से बंटवारा हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं इसके साथ समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि आय और संपत्ति में ये असमानता, गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती हुई ये खाई अभी भी बहुत अधिक है। कहना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। अंबेडकर जी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के स्पीच में 25 नवंबर को कहे थे। तो इसके चलते इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल एलोकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुधांशु धूलिया जी अपनी अलग डिसीजन पास करे। 7 जजों का बेंच जो अभी कह रहे हैं वही देश के हर एक नागरिक के ऊपर लागू होकर के रहेगा। और यहीं पर मेरा भी ये कहना है, द रिच गेट्स रिचर और पुअर गेट्स पुअरर। देश के पूंजीपति कैपिटलिस्ट और भी ज्यादा अमीर होते जाएंगे, शादी का दिखावा करते रहेंगे, और जो गरीब लोग हैं उनका क्या, उसका तो हालत बिल्कुल सेम ही है। जैसे एक छोटा सा चींटी सड़क में चलता हुआ किसी के चरणों के तले दब गया, वो जिंदा है या फिर गुजर गया, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जजमेंट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिटेल में पढ़िए और आपका ओपिनियन मुझे बताइए। मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो आलोचना है आप अपने कॉफी टेबल पर, आप चाय के टेबल पर अपने दोस्त के साथ डिस्कस कीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।